नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। तो आज कैप्सूल सीरीज में हम जानेंगे जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन राज्य वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे, राज्य पक्षी हो गया, राजभाषा हो गई, राज्य खेल हो गया, राज्य कवि हो गया, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ये खेजड़ी के बारे में, राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। इसमें पहला है खेजड़ी। देखो दोस्तों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इन क्वेश्चन से ज्यादातर ये पूछा जाता है, या तो वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, या किस सन में इनको इनका दर्जा दिया गया, राज्य पशु राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है, वो पूछ लेते हैं, है ना। या इनके कुछ उपनाम हो तो वो पूछ लिया जाता है। इनसे रिलेटेड कोई और चीजें चलती हो तो उनके बारे में भी पूछ ली जाती है। तो अपन सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। खेजड़ी खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्रोसेपिस सिनेरेरिया, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। दोस्तों, अपन को याद रखना है कि जैसे खेजड़ी और जो है रोएडा हो गया, खेजड़ी और रोएडा, इन दोनों को तो कब दिया गया? 1983 में। और जो एक राज्य पशु राज्य पक्षी है ना, गोडावण और चिंकारा, इन दोनों को कब दिया गया दर्जा? इन दोनों को 1981 में दर्जा दिया गया। तो ये अपने को याद रखना है ना। तो अपन देखते हैं खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983। ये डेट पूछ ली जाती है तो डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 1983। इसके अलावा इनके उपनाम क्या क्या है? खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। देखो, राजस्थान में जो कल्पवृक्ष भी किसको कहा जाता है? राजस्थान का कल्पवृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा थार का गौरव, थार यानी मरुस्थल का गौरव, किसको कहा जाता है? ये भी खेजड़ी को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है ना, वेदों में इसे क्या कहा गया है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। स्थानीय भाषा में तो इसको क्या कहा जाता है? सीमलो या जाटी। क्या कहा जाता है? सीमलो या जाटी, इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। जबकि वेदों के अंदर क्या कहा गया? इसको समी वृक्ष कहा गया है। वेदों में इसको समी वृक्ष कहा गया है। संस्कृत में क्या कहा है? संस्कृत में, वेद संस्कृत में लिखे गए हैं ना, तो संस्कृत में क्या कहा गया? समी वृक्ष कहा गया है। देखो, इनके पत्तों का जो चारा होता है, इनके पत्तों का जो चारा होता है उनको अपन बोलते हैं लूम। क्या बोलते हैं? लूम। और इनका जो फल होता है वो होता है सांगरी, है ना। सांगरी की सब्जी बनती है, केर सांगरी की सब्जी, उसमें सांगरी क्या है? जो खेजड़ी का जो फल है, इनकी जो फलियां होती है उनको बोलते हैं सांगरी। ठीक। इसके अलावा खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? तो विजयदशमी के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। अपन ने त्योहार पढ़े थे, त्योहारों में बताया था हमने कि विजयदशमी पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इसमें एक कीड़ा लग जाता है, रोग लग जाता है, तो वो कौन कौन से कीड़े हैं? एक है स्लेस्ट्रेना और एक है गाइकोट्रमा। स्लेस्ट्रेना वो गाइकोट्रमा नामक कवक इसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों के बलिदान का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, 12 सितंबर 1730 की बात है। अभय सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि खेजड़ी के वृक्ष काट के लेके आओ, है ना। तो खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए खेजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए, है ना, अपने सिर कटवा दिए। इसलिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। शासक कौन था तब? अपन ने पढ़ा कि तब शासक कौन था? तब शासक था अभय सिंह। अभय सिंह। कब की घटना है ये घटना है 12 सितंबर 1730। 12 सितंबर 1730। इस दिन कौन सी तिथि थी? यानी जो अपने विक्रम संवत के अनुसार तिथि कौन सी थी? तो उस दिन विजय वो थी तेजादशमी, यानी भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी, है ना।
तो उस दिन कौन सी तिथि थी? उस दिन तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो ये भी अपने को याद रखना है ना। खिजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को खिजड़ली दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 1978 से। 1978 से 12 सितंबर को खिजड़ली दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है ना। सर्वाधिक खिचड़ी कहाँ पे पाई जाती है? देखो दोस्तों, राजस्थान को अगर दो भागों में, चार भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अगर दो भागों में बांटा जाए कि अरावली के पश्चिम में और अरावली के पूर्व में, तो अरावली का जो पश्चिम वाला भाग है, यानी जिसको अपन पश्चिमी राजस्थान कह सकते हैं, वहां पर सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखो अब अपन बात करेंगे राज्य पुष्प के बारे में, रोएडा के बारे में। डेट सेम है दोनों की, दोनों को एक ही दिन राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। राज्य पुष्प कब? 31 अक्टूबर 1983। कब? 31 अक्टूबर 1983 राज्य पुष्प। कौन? रोएडा है ना। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है ना। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। इसके अलावा अपने को क्या याद रखना है? इसके कुछ उपनाम है, जिसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान। राजस्थान की मरुशोभा भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। और राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है ना। इसको मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं। और रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान का सागवान भी इसे कहा जाता है। ये भी अपने को याद रखना है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस रंग का होता है? तो इसका रंग होता है हिरमिच रंग। कौन सा? हिरमिच रंग का। ये हिरमिच कलर का ये होता है। हिरमिच कलर कैसा होता है? केसरिया और लाल रंग का जो मिक्स होता है, वैसा हिरमिच कलर होता है। ये अपने को याद रखना है। स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे राज्य पशु। राज्य पशु दो है, एक है चिंकारा और एक है ऊंट। दो दो राज्य पशु किसे? चिंकारा को तो जो वन्य जीव श्रेणी है उसके अंदर रखा गया है, जबकि ऊंट को पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। चिंकारा को कब दर्जा दिया गया? 22 मई 1981। चिंकारा को कब दर्जा दिया गया? राज्य पशु का। राज्य पशु कौन सी श्रेणी? वन्य जीव श्रेणी, 22 मई 1981। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला क्या? गजेला। गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। ये एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है। कौन सी प्रजाति का? ये एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है ना। एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है। ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ पे उपलब्ध है? ये मतलब जहाँ पर इसको संरक्षित किया जाता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पश्चिम राजस्थान में, वहाँ ये अवेलेबल है। जैसे नारगढ़ अभ्यारण्य हो गया एक, तो एक तालछापर अभ्यारण्य हो गया चूरू में, नारगढ़ जयपुर, तालछापर चूरू, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और अमृता देवी मृगवन जोधपुर में ये उपलब्ध है। तो इनकी उपलब्धता इन जगहों पे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन ने पढ़ लिया जो वन्य जीवन श्रेणी में है, कौन सा? चिंकारा। अब अपन पढ़ेंगे पशुधन श्रेणी। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा किसे दिया गया? पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया ऊंट को। इसको ऊंट को है ना। और ऊंट राज्य पशु है। कौन सी श्रेणी? पशुधन श्रेणी। ये अभी फिलहाल ही बनाया गया 2014 के अंदर। तो इसकी जो घोषणा हुई थी, वो घोषणा हुई थी 30 जून 2014 को इसकी घोषणा हो गई थी। तो इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी, यानी जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, वो कब किया था? 19 सितंबर 2014। ये डेट अपने याद रखनी होती है कि 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। क्योंकि गवर्नमेंट घोषणा तो कुछ भी कर देती है ना। अगर जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इसको आप अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लैब स्टैंड के अंदर, पुलिस के अंदर, आरपीसी भी अपने एग्जाम्स में पूछती रहती है कि इसका ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अपन क्या करते हैं, केवल इतना याद रखते हैं ये कैमेलस है ना, कि आगे वाला तो अपन कर ही देंगे है ना, जबकि ये आगे वाला ही गलत होता है, आगे वाला को चेंज कर देता है, कैमेलस को सेम रख देता है।
तो कैमल ड्रोमेडेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर में। और मिनिमम ऊंट राजस्थान में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। ये भी आप याद रखना। इसके अलावा केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है जोहड़बीड़ में। और जोहड़बीड़ कहाँ पे पड़ता है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है ना। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है? देखो, एक गोमट ऊंट है, एक नाचना, एक जैसलमेरी, एक बीकानेरी। तो ऊंट की जो प्रसिद्ध नस्लें हैं गोमट, नाचना, जैसलमेरी और बीकानेरी, आप याद रखना। ऊंट पालक जाति रायका और रेबारी जाति ऊंट पालक जाति है। कौन कौन सी? रायका और रेबारी ऊंट पालक जाति है ना। इसके अलावा अपन एक चीज याद रख सकते हैं यहाँ पे कि ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो ऊंट के बीमार होने पर अगर देवता पूछ ले तो किसकी पूजा की जाती है? तो की जाती है पाबूजी। किसको? पाबूजी। और अगर देवी पूछ ले तो की जाती है अंता देवी। किसकी? अंता देवी, है ना। तो अगर देवता पूछ ले कि ऊंट पालक राय का रेबारी ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा करती है? पाबूजी, देवी, अंता देवी। ठीक। बीकानेर कैमल कॉर्प्स क्या है? बीकानेर कैमल कॉर्प्स महाराणा, जो महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, उन्होंने ऊंटों की एक टुकड़ी बनाई थी। ऊंट मतलब ऊंट की जो सेना बनाई थी उसका नाम था गंगा रिशाला, है ना। उसको बोलते हैं बीकानेर कैमल कॉर्प्स, है ना। ये अपनी बीएसएफ की एक सैन्य टुकड़ी भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखो, ऊंट के आभूषण कौन कौन से? के गले का आभूषण है गोरबंद, है ना। और ऊंट की पीठ पे जो आभूषण है वह है पिलान। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद और ऊंट की पीठ का आभूषण है पिलान। एक गीत होता है गोरबंद गीत। कौन सा? गोरबंद गीत, है ना। तो आप याद रखना गोरबंद गीत क्या है। गोरबंद गीत जो महिलाएं होती है वो ऊंट का जो आभूषण श्रृंगार करती है गोरबंद से, उस समय जो गीत गाती है वह गीत है गोरबंद गीत, है ना। तो आप याद रखना गले का आभूषण गोरबंद, पीठ का आभूषण पिला। उष्टा कला क्या है? ऊंट की जो पीठ पर सोने और चांदी से जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है वो कहलाती है उष्टा कला। सोने चांदी का सुंदर नक्काशी, ऊंट की पीठ पर जो सोने चांदी की सुंदर नक्काशी की जाती है वो कहलाती है उष्टा कला। और उष्टा कला कहाँ की फेमस है? उष्टा कला फेमस है बीकानेर की। कहाँ की फेमस है उष्टा कला? उष्टा कला फेमस है बीकानेर की, है ना। तो अपन ने हस्तकला पढ़ा रखी है, तो आप इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आप उस टॉपिक में जाके भी देख सकते हो। इसके अलावा कैमल मैन किसे कहा जाता है? कैमल मैन कहा जाता है अशोक टाको। किसको कहा जाता है कैमल मैन? अशोक टाको। आप तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे अपन राज्य पक्षी के बारे में, है ना। तो देखो, राज्य पक्षी के बारे में इसको बचाना जरूरी है, बहुत शर्मिला पक्षी भी है ना। और IUCN ने जो रेड डाटा बुक जारी की है उसके अंदर इसका नाम रखा गया है और संकटग्रस्त प्रजाति के नाम पे इनका नाम रखा गया है। यानी ये विलुप्ति होने वाले हैं, विलुप्त हुए नहीं है, विलुप्त हो सकते हैं, है ना। इनका संरक्षण जरूरी है, तो इनको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? वही 21 मई 1981। 21 मई 1981 को इनको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है इनका? इनका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या नाम है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ये भी आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उपनाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका उपनाम है। तो मालमुर्डी भी कहा जाता है, इसको हुकना भी कहा जाता है, इसको सोहन चिड़िया भी कहा जाता है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
मालमोरडी, हुकना, सोहन चिड़िया, ये सब इसके उपनाम है ना। शरण स्थली का है इसकी शरण स्थली सेवण घास। जो जैसलमेर में सेवण घास पाई जाती है वो गोडाउन की शरण स्थली है। ये खाता क्या है, खाने को तो घास भी खा लेता है, लेकिन जो इसका पसंदीदा फल है ना, पसंदीदा भोजन कौन सा इसका, वो है तारा मीरा। क्या है, तारा मीरा है ना, तारा मीरा इसका पसंदीदा भोजन है। इसका प्रजनन केंद्र क्या है, गोडावण प्रजनन केंद्र। अपन क्या बोलेंगे इसको, गोडावण प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे, जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय में गोडावण प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक, इसके अलावा अपने को यही चीज याद रखनी है कि IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में से गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति, यानी इसके बाद जो श्रेणी आती है वो विलुप्त वाली आएगी डायरेक्ट, है ना। तो अभी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। स्क्रीनशॉट देखो। अब छोटी छोटी चीजें रही अपने, जैसे राज्य नृत्य क्या, राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है ना। इसको राज्य नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। किसको, राज्य नृत्यों की आत्मा भी से कहा जाता है। बहुत सारे नृत्य हैं, उनमें सभी नृत्यों की आत्मा है। सभी नृत्यों का सिरमौर कौन है, उन सभी नृत्यों का सिरमौर है घूमर। महिलाओं के लहंगे की घेर को क्या कहा जाता है, घूम। इसमें महिलाएं लहंगा पहन के जो घूमर करती है, उसमें महिलाओं की लहंगे की जो घेर है उसको क्या कहा जाता है, घूम कहा जाता है। कितनी घेर होती है, 8 घेर होती है ना। कितनी घेर होती है, 8 घेर होती है। इसके अलावा राज्य खेल, राज्य खेल कौन सा है अपना, बास्केट बॉल। कब अपनाया गया, 1950। राज्य खेल बास्केट बॉल कब अपनाया गया, 1950। कुछ याद नहीं रखना, एक चीज याद रखनी है कि राज्य में जो बास्केटबॉल अकादमी है दो, वो कहाँ का है, एक पुरुष की एक महिला की। तो पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है, वह है जैसलमेर में, और जो महिला बास्केटबॉल अकादमी है वो कहाँ है, वह है जयपुर में। तो अपने को याद रखना है कि महिला की जयपुर में, पुरुष की जैसलमेर में। राजभाषा क्या है अपनी, देखो अभी तक राजभाषा का जो, राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, उसके लिए संघर्ष चल रहा है बहुत लंबे समय से, है ना। तो राजभाषा अभी कौन सी है अपनी, राजस्थानी अपनी राजभाषा है। राजभाषा का दर्जा किसमें दिया जाता है, राजभाषा का दर्जा अनुसूची 8वीं अनुसूची में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है, 22 भाषा है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो राज्य गीत, राज्य गीत है अपना केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम। किसने गाया था पहली बार, पहली बार गाया था इसको मांगी बाई ने। कौन सी शैली में गाया था, मांड गायन शैली में गाया था। कौन सी शैली में, मांड गायन शैली में। सर्वाधिक बार किसने गाया, सर्वाधिक बार इसको गाया अल्लाई जिल्ला बाई ने, है ना। और इसको विश्व प्रसिद्धि भी उन्होंने ही दिलाई। तो अपन इसको देख लेते हैं। ये राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम, पहली बार मांगी बाई ने गाया। कौन सी शैली में, मांड गायन शैली, है ना। लोक गायन की शैलियां होती है, मांड गायन शैली उसमें से एक, इसमें इन्होंने गाया था। विश्व स्तर पर प्रसिद्धि अल्लाह जिल्लाबाई ने दिलाई। किसने दिलाई, अल्लाह जिल्लाबाई ने इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाई। तो ये भी अपने को याद रखना। इन्होंने भी मांड गायन में गाया था, अल्लाह जिल्लाबाई ने भी। इसके बाद में वाद्य यंत्र, अपना जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है यानी राज्य वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र। और राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र है अपना अलगोजा। कौन सा, अलगोजा। कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये एक सुशील वाद्य यंत्र है, यानी मुंह से बजाया जाता है, फूंक से बजाया जाता है, सुशील वाद्य यंत्र है। ऐसे अलगोजा से एक तो पूछ लिया जाता है, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र। आजकल जो फेमस क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि अलगोजा वादक, प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है, जो नाक से भी अलगोजे बजाते हैं। तो नाक से अलगोजा बजा रहे रामनाथ चौधरी, है ना। कहाँ के ये है पदमपुरा, पदमपुरा जयपुर के, पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने में माहिर है। ये अपने को याद रखना है ना।
और जो ये अलगोजा मतलब जो वाद्य यंत्र है, इस पे अपन ने कैप्सूल सीरीज बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अपने लास्ट स्लाइड रखी, वो रखी राज्य कवि की। अपने राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण जी, बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि थे ये, है ना। इन्होंने 10 या 11 साल की एज में बुक लिख दी थी, राम रंजाट। तो इसको अपन देख लेते हैं। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इन्होंने जो अपनी पहली बुक लिखी थी वो थी राम रंजाट, है ना। इनकी प्रथम रचना, एग्जामिनर ने अभी इस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछना शुरू नहीं किया कि सूर्यमल मिश्रण की पहली कविता कौन, पहली बुक कौन सी है, तो वो कौन सी है? राम रंजाट। लेकिन पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। इन्होंने 10 साल की उम्र में, अब 10-11 साल के थे तब इन्होंने राम रंजाट बुक लिख दी थी। तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके बाद में इन्होंने लिखा छद्मयुग, सतीराशो, है ना, बलवंत विलास, वीर सत्सई, वंश भास्कर। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, वीर सत्सई और वंश भास्कर। वंश भास्कर ये अपने जीवन काल में पूरी नहीं कर पाए थे। किसने पूरा किया? इनका दत्तक पुत्र था। क्या नाम था दत्तक पुत्र का? मुरारीदान। मुरारीदान। तो किसने पूरा किया? वंश भास्कर को। वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया। ये भी अपने को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अपना जो ये राज्य के जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह थे, ये टॉपिक खत्म हो चुका है ना। तो इसी कैप्सूल सीरीज में आगे अपन मिलते रहे।